आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और लेकर हाजिर हूं हमारी खुसूसी पेशकश यंग आइकन। आज हम आपको कश्मीर की उस बेटी से रोशनास कराने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ वादी का नाम रोशन किया बल्कि आलमी सतह पर भारत की नुमाइंदगी करके तारीख भी रकम की। श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाली सादिया 2 मरतबा की नेशनल वूशो गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिन्होंने मॉस्को वूशो स्टार्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल की। सादिया तारिक सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि आज के दौर में वादी की नौजवान लड़कियों के लिए हौसले, मेहनत और ख़ुद एतमादी की अलामत भी बन चुकी हैं। आइए इस्तकबाल करते हैं सादिया तारिक का। सादिया, हमारे शो यंग आइकन में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। सादिया, आप कश्मीर की बेटी हैं और कश्मीर में पर्दे का बहुत ध्यान किया जाता है, एहतमाम किया जाता है। बेटियां बिना हिजाब के घर से नहीं निकलती, बिना बुर्के के घर से नहीं निकलती। उस माहौल में आपका जो है मार्शल आर्ट की तरफ जाना, तो ये इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ आपका? बचपन से ही स्टार्ट हुआ है मेरा स्पोर्ट्स की जर्नी जी। तो जब मैं छोटी थी लगभग 3rd क्लास में, तब से लगभग मैं स्पोर्ट्स कंटिन्यू करती आ रही हूँ। तो बेसिकली जब हमारे को स्कूल में कभी भी कोई भी कंपटीशन होता था, चाहे स्पोर्ट्स का हो या कोई और भी, तो मैं हमेशा उसमें पार्टिसिपेट करती थी, हमेशा इंडल्ज रहती थी हर एक एक्टिविटी में। तो ऐसे ही एक दफ़ा की बात है, जब हमारे जो स्पोर्ट्स के टीचर थे, तो उनने ऐसे एक फॉर्म लाया था। उनने बोला था कि ये फॉर्म वो फिल करेंगे जो कि चाहते हैं वो स्पोर्ट्स में कंटिन्यू करे या स्पोर्ट्स खेलना चाहें। तो उस टाइम पे मतलब मेरे वो अंदर ना वो एक काइंड ऑफ जज्बा था कि मैं जाऊं और मैं खेलूं। उस टाइम पे मैंने स्कूल में ही अपना फॉर्म फिल किया और घर आके जब मैंने बाबा को दिखाया कि बाबा फॉर्म तो फिल हो गया है, बस आपका सिग्नेचर चाहिए। तो उस टाइम बाबा ने मुझे बस एक ही बात बोली कि अगर एक दफ़ा खेलना है तो आगे फिर कंटिन्यू करना है, कभी छोड़ना नहीं है। तो वो चीज़ दिमाग में रख के मेरे बाबा ने सिग्नेचर कर दिया और उस दिन से 3rd क्लास से मेरा जो स्पोर्ट्स का जर्नी है वो स्टार्ट हुआ। तो स्पोर्ट्स में फिर ये सिलसिला आगे आपका बढ़ता रहा और फिर मार्शल आर्ट की तरफ आपका ध्यान चला जाना। मार्शल आर्ट एक ऐसी एक्टिविटी है जहां फिज़िकली एक्सरसाइज की बहुत अच्छी खासी ज़रूरत होती है। कभी आपको खुद महसूस नहीं हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ, या घर वालों को हिजाब में रहने वाली बेटी जो है इस तरह से फ़िज़िकल एक्सरसाइज में आगे बढ़ रही है, इस पे मतलब कि लोगों की निगाह पड़ेंगी या कुछ ऐसी बातें कभी समाज की तरफ से? ये बातें तो हमेशा से सुनने को आई कि सादिया खेलना नहीं चाहिए, तुम लड़की हो, तुम्हें आगे जाके मतलब दूसरों के घर जाना है, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, कहीं लग ना जाए, कुछ ना हो जाए। क्योंकि एक दिन की बात है जब मैं अभी स्टार्टिंग ही था मेरा खेलने का, जी। हमें कश्मीर में ही बांडीपुरा एक जगह है, वहाँ पे हमारा कंपटीशन था। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मुझे नहीं पता थी कैसे खेलना है, क्या करना है। तो मेरे को बाबा ने ड्रॉप किया स्कूल के साथ, फिर मैं चली गई। वहाँ पे जो मेरी गोल्ड की फाइट थी वो एक ऐसे प्लेयर के साथ थी जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छा खेलती थी, प्रोफेशनल थी। उस टाइम पे उसका जो नाखून था पैर का, उसने मेरे मुंह पे मारा, तो उस टाइम पे मेरा ये पूरा कट गया था लिप जी। तो फिर उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो प्रेशर था मेरी मम्मा का था, क्योंकि मेरी मम्मा ने एक ही चीज बोला कि इसके बाद मैं अपनी बेटी को नहीं चाहती कि और कहीं जगह इंजरी हो। बट उस टाइम पे मेरे जो बाबा है उनने इतना सपोर्ट किया मुझे, इतना ज्यादा, क्योंकि ऑल्दो मतलब रिलेटिव्स जो थे उनने सबने बोला कि लड़की का ठीक नहीं है कि बाहर निकलना, आज वैसा माहौल नहीं है कि लड़की बाहर। तो लेकिन मेरे पापा की सपोर्ट की वजह से मैंने कभी छोड़ा नहीं। मेरे को कभी लगा नहीं कि मेरे को अब रुकना चाहिए। मेरे को हमेशा लगा कि नहीं, अगर मेरे पापा का सपोर्ट है, मेरी मम्मा का सपोर्ट है, तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ। क्योंकि काफी लड़कियां ऐसी है इवन कश्मीर में जी, जहाँ पे वो चाहती है वो खेले, बट एक हिसाब से जो उनके पेरेंट्स है वो चाहते हैं वो बेटियां डॉक्टर बने, इंजीनियर्स बने या डिफरेंट चीजों में इंडल्ज हो, नॉट इन स्पोर्ट्स। तो वहां पे मतलब कश्मीर में भी अभी ऐसी मेंटालिटी है। मेरे को मतलब काफी बुरा लगता है कि मतलब अगर एक लड़की है वो चाहती है वो अपने देश का नाम रोशन करे, वो चाहती है कि वो आगे जाए, बट अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं रहा तो वो एक बच्चा बिल्कुल कभी भी स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ सकता।
तो एक फिल्म आई थी आमिर खान साहब की, अपनी दोनों बेटियों को वो कुश्ती सिखाना चाहते हैं और एक दिन उनकी सारी ख्वाहिशें जी पूरी जी। करते हैं, गोलगप्पे आज ही खा लीजिए, आज ही आखिरी हैं। और वेज होके हम्म। नॉन वेज उनको फिर खिलाना जी। शुरू करा। माँ नहीं चाहती थी कि बेटियों के साथ ऐसा हो, लेकिन बाप को जुनून था हाँ कि नहीं हाँ। मेरी बेटियां कुछ करें। तो कुछ बिल्कुल। कहानी मिलती जुलती है। तो प्रेशर वालिद साहब की तरफ से ज़्यादा था बेटा कामयाब होना है, या आपको खुद जुनून था? एग्जैक्टली। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब मेरे जो पापा है उनने कभी मेरे को ऐसे बोला नहीं सादिया आप रुक जाओ, या उन्हें मुझे कभी ऐसे नहीं बोला कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, या तुम्हें वो करना है स्पोर्ट्स छोड़ दो। उनने मुझे बोला तुम्हें अगर स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, तुम अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हो, दिल लगाकर प्रैक्टिस करो, तुम्हें जो चाहिए। मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं रखी मेरे पापा ने। जी डाइट माशाल्लाह। में कुछ भी हो, पापा को बोला मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हर एक चीज था मेरे पास। अवेलेबिलिटी मेरे को डाइट में हर एक चीज की थी। सपोर्ट था मेरे पापा का। इवन जब मैं खेलने लगी तो मेरे को याद है मेरा पहला सब जूनियर नेशनल था, वो कोलकाता में था। उस टाइम पे मतलब मेरे को नहीं पता थी कि मैं जीतूंगी मैं हारूंगी क्या होगा, फेथ पे था सारा। तो उस टाइम पे जब मैंने खेला, मेरी जो सिल्वर की फाइट थी, तो वो एक अच्छे प्लेयर के साथ थी, क्योंकि नेशनल्स में तो सारे स्टेट्स के लोग आते हैं, बेस्ट प्लेयर्स आते हैं। तो अपने स्टेट से मैं गई थी अपने वेट में। तो जब मैंने उस टाइम पे खेला मैं हार गई। मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया, बट मैं सिल्वर फाइट नहीं क्वालिफाई कर पाई। ऑल्दो मैंने ब्रॉन्ज जीता, तब मेरा पहला मेडल था वुशु में, मेरा पहला मेडल था उस टाइम पे, और मेरा ब्रॉन्ज था सब जूनियर कैटेगरी में। तो वहां पे बिल्कुल ऐसा सपोर्ट था, कोचेस का तो था ही सपोर्ट, बट मेरे जो पेरेंट्स का सपोर्ट था, बाबा का खास करके, उनने मुझे बोला कि तुम्हारा अब ये एक मेडल आ गया, अब इसके बाद कभी रुकना नहीं, अब खेलते जाना है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो मतलब ये बात है कि पेरेंट का सपोर्ट काफी होना चाहिए, तभी जाके एक इंसान एक प्लेयर बन सकता है। वुशु में मार्शल आर्ट एक अलग टर्म है, वुशु में मार्शल आर्ट। तो मार्शल आर्ट की अपनी परेशानियां क्या हैं? मतलब एक लड़की होने के नाते, मेल फीमेल दोनों के लिए है ये गेम, तो लड़कियों के लिए क्या क्या इसमें मतलब हर्डल्स हैं, जो परेशानियां सामने आती हैं? बेसिकली जो वुशु गेम है ना, ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स है। इसमें किकिंग, पंचिंग, थ्रोइंग, मतलब तीनों चीजें होती है। तो इसमें इंसान को स्पीड चाहिए होती है, मतलब हर एक चीज इसमें चाहिए होती है। वरना टाइक्वांडो जो गेम है उसमें जस्ट किकिंग चाहिए होती है, देयर इज नो पंचिंग। बट इन वुशु आपको पंचिंग भी करनी है, आपको सब कुछ करना है विद मिक्स। तो इसमें चांसेस रहते हैं इंजरीज के, क्योंकि हर एक गेम में रहते हैं, हर एक गेम डिफिकल्ट होती है अपने एस्पेक्ट में। तो वुशु में ऐसा है कि उसमें इंजरीज काफी होती है। इवन मेरे को भी काफी इंजरीज हुई है। मैंने भी कभी मतलब स्पोर्ट्स में ब्रेक लिया है ताकि मैं रिकवर करूं अपनी इंजरीज से। लेकिन वो चीजें अगर इंसान दिमाग में रखेगा कि इंजरीज हुई है, मेरे को घर पे बैठना चाहिए, कभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो फिर कभी आगे का नहीं सोच सकता है। बिल्कुल ऐसे जैसे मेरी रिसेंटली इंजरी हुई थी बैक में, तो मैंने अपना पूरा प्रॉपर रेस्ट लिया कि जब तक मैं मेंटली नहीं चाहती थी कि मैं अभी थोड़ा कंटिन्यू करूं। तो फिर वहां पे मैंने अपने आप को, मेरे पेरेंट का तब काफी सपोर्ट था, उनने मुझे फुल बोला कि तुम्हें 1 साल का ब्रेक लेना है, तुम्हें जितने टाइम का ब्रेक लेना है, बट लो, अपने मतलब मेंटली तुम प्रिपेयर्ड रहो, तुम्हें आगे भी खेलना है। मतलब ये नहीं समझना कि तुम्हें छोड़ देना है, वो एक छोटी इंजरी की वजह से तुम्हें छोड़ देना है। मतलब ऑल्दो काफी ऐसी बड़ी इंजरीज भी हुई है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र मेरे को कभी इतनी मेजर इंजरीज नहीं हुई है। श्रीनगर जैसे खत्ते से निकलकर नेशनल और फिर इंटरनेशनल सतह तक पहुंचना कितना मुश्किल रहा आपके लिए? काफी ज्यादा मुश्किल था। मतलब घर से निकलना, पहले ही कश्मीर में आपको पता है आर्टिकल 370 था, फिर उसके बाद कोविड था, मतलब काफी चीजें थी, क्योंकि कश्मीर का माहौल तो पहले से ही ठीक नहीं था जी। तो उस दौरान तो बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं होती थी। उसमें बिल्कुल ऐसे था कि आप आइसोलेटेड थे, आपको घर के बाहर नहीं निकलने देते थे, तो प्रैक्टिस थी नहीं। जो प्रैक्टिस होती थी वो बाबा मेरे को रनिंग पे ले जाते थे। बाबा मुझे एक ही चीज बोलते थे कि फिट रहना है, चाहे कुछ भी हो सादिया, फिट रहना है, अपनी गेम को दिमाग में रख के चलना है, पढ़ाई भी करनी है लेकिन गेम को भी देख कर चलना है कि वो कहीं छूट ना जाए। तो मैं हर दिन, जब आर्टिकल का टाइम था उस टाइम, तो हमेशा हम सुबह उठते थे, बाबा और मैं रनिंग पे चले जाते थे।
उसके बाद पढ़ाई वगैरह का हो जाता था और मैं दिन में अपने ही रूम में पंचिंग वगैरह कर देती थी, किकिंग वगैरह करती थी, बहन के साथ खेलती थी। तो मतलब काफी चीजें थी कि उस टाइम पे बैकड्रॉप बहुत हो गए, मतलब इंसान को मतलब वो था कि खेल भी पाएगा इसके बाद इंसान। उसके बाद ही कोविड आ गया। कोविड में वी ऑल नो कितना ज्यादा मुश्किल था वो टाइम। उस टाइम पे जो हमारे कोचेस हैं उन्होंने एक स्टेप उठाया था। उनने ऐसे कि कश्मीर में ऐसी एक जगह है जहाँ पे मतलब काफी हमारे घर की साइड से ही तो काफी बड़ा ग्राउंड था। तो परमिशंस के साथ हमने सबसे परमिशन ली कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोगों ने बिल्कुल वो मास्क लगाकर सैनिटाइजेशन ऑल दैट स्टफ जो उस टाइम पे प्रिकॉशंस थे वो सारी प्रिकॉशंस लेकर हम हमेशा प्रैक्टिस के लिए जाते थे। सुबह की 6 बजे से 9 बजे तक हम लोग प्रैक्टिस किया करते थे। और फिर उसके बाद 2020 में हरियाणा गई थी मैं, तब मेरा दूसरा नेशनल था। और काफी टफ मैचेस रहे मेरे वहां, क्योंकि आपको पता है हरियाणा तो टॉप है हर एक गेम में, हब ही है वो स्पोर्ट्स का। तो हरियाणा के और मणिपुर के ओपोनेंट्स थे तब मेरे साथ, जो उनके साथ मेरे को खेलना। तो वहां पे ऐसा कंपटीशन था कि मतलब वो डर भी लग रहा था बट अपने ऊपर भरोसा भी था कि इस बारी तो गोल्ड जीतना ही है। तो उस टाइम पे मैंने गोल्ड जीता अपने स्टेट के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए गोल्ड था मेरा हरियाणा में। तो उसी के बाद नेक्स्ट ईयर 2021 में मेरा पंजाब में LPU में दूसरा नेशनल था। वहां पे भी ऐसा ही सेम ओपोनेंट्स थे मणिपुर के ही। तो वहां पे भी मतलब खेलना बहुत टफ बट अपने ऊपर वो यकीन था कि एक दफा जब गोल्ड जीता था तो इंसान वो और मोटिवेशन रहती है कि नहीं और खेलना है। बिल्कुल। तो उधर दूसरे वाले में भी मेरा गोल था। तो ऐसी जर्नी चलती रही। फिर उसके बाद इन्हीं सब बेसिस की वजह से तो हमारी ट्रायल्स हुई थी। जो जब मेरे को इंटरनेशनल खेलना था उसके लिए ट्रायल्स हुई थी, जहाँ पे पूरे बेस्ट प्लेयर्स आए हुए थे जो कि पार्टिसिपेट करना था। इंटरनेशनल से सादिया, इंटरनेशनल से एक सवाल और जहन में मेरे आया कि आप 2 मरतबा नेशनल गोल्ड मेडल जीतने के बाद मॉस्को वुशू स्टार्स चैंपियनशिप में मतलब वो सफ़र आपका कैसा था और उसमें जो कामयाबी का एहसास था वो क्या था? उसके बारे में मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप हमें डिटेल में बताएं। जैसे ही मेरे 2 गोल्ड मेडल आ गए थे नेशनल्स में, तो उसके बाद मुझे नहीं पता थी कि कोई अभी ट्रायल्स होने वाली है या कुछ होने वाला है। तो हमारे ऐसे कोचेस जो थे उनने मतलब काफी वो मेरे पे काफी मतलब मेहनत करते थे कि नहीं सादिया अब 2 गोल्ड मेडल ले चुकी है नेशनल में और आगे जो कॉम्पिटिशन्स है वो भी उसमें मतलब आगे चली जाए, कहीं ऐसा ना हो कहीं पीछे रह जाए। तो ऐसी बात थी। तो ऐसे ही मेरे कोच ने हंडू सर हमारे कोच, चीफ कोच ऑफ इंडिया है, तो उनने मुझे बोला कि सादिया आपको ऐसे मॉस्को स्टार्स के लिए अपने आप को रेडी करना चाहिए कि आप 2 दफा नेशनल में मेडल ले चुकी है, आपका इंटरनेशनल लेवल पे अब हमें आपका देखना है कंपटीशन। तो वहां पे मैं बहुत नर्वस थी और मुझे नहीं पता थी कि मैं इंटरनेशनल जा पाऊंगी भी कि नहीं, ट्रायल्स क्वालिफाई कर पाऊंगी भी कि नहीं। बट प्रैक्टिस, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, इन सब की वजह से और पेरेंट्स का सपोर्ट, मेनली बाबा का सपोर्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे। एक टाइम ऐसा भी था मैंने बाबा को बोला था बाबा मे बी आई शुड गिव अप, मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि काफी आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे खेलना कितना मुश्किल है, पता नहीं मैं नाम रोशन कर पाऊंगा इंडिया का, अपने स्टेट का। तो वो काफी वो अंदर से वहम था कि नहीं सादिया तुम पता नहीं कर पाओगी। बट जो हमारे कोचेस हैं उनने काफी बोला कि नहीं, एक दफा अगर नहीं भी तुमने जीता, ट्रायल्स नहीं क्वालिफाई किए, बट तुम फिर भी वो करो क्योंकि तुम्हारा डर निकल जाएगा। तो जब ट्रायल्स वगैरह दे दी, मैं क्वालिफाई हो गया, मेरा क्वालिफाई। तो मैं उस टाइम पे यकीन नहीं कर पा रही थी कि मैंने क्वालिफाई कर दिए अपने ट्रायल्स। तो उसी के बाद हमारा कैंप वगैरह लगा। तो उसके बाद जब हमें मॉस्को के लिए निकलना था, मेरे बाबा और मेरी बहन मेरे साथ थे दिल्ली तक। तो अंदर से वो नर्वसनेस, हैप्पीनेस, सब कुछ वो एक ही साथ आ रहा था कि वाओ फाइनली जो मेरा सपना था कि जाना इंटरनेशनल, अब वो फाइनली अब हो रहा है। तो फिर जब हम लोग रशिया पहुंचे, सेम वेदर था, सब कुछ सेम था। जैसे कश्मीर में वेदर रहता है उधर से थोड़ा तो वहां पे ज्यादा ही ठंड थी, बट मतलब कंपेयर टू कश्मीर तो फाइन था। मेरे लिए तो बेरेबल था। तो
रशिया का जो कंपटीशन था काफी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गया। 3 फाइट्स लगी थी मेरी वहाँ पे और काफी सपोर्ट भी था पेरेंट्स का, तो इसकी वजह से मैं काफी हद तक आगे पहुंची हूँ। जी जी जी। अच्छा, एक तो चीज़ और, रशिया में तो मैंने रशिया में आपने जी जी बहुत अच्छा मुजाहरा किया अपने मार्शल आर्ट का, वुशु में जो आपने मार्शल आर्ट पे महारत हासिल की है उसके बारे में सब लोग बखूबी वाकिफ़ ही हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इंटरनेशनल लेवल पे जब हम खेलते हैं नेशनल के मुकाबले में, तो एक जहन में दबाव क्या महसूस करता है एक खिलाड़ी? कि एक ही चीज रहती है कि वो जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, वो नाम रोशन कर पाएगा अपनी स्टेट का, अपने देश का। बस यही एक चीज जो है वो दिमाग में रहती है कि क्या होगा। और जो प्रैक्टिस की थी इतने सालों की, वो क्या होगा, मतलब एट द एंड ऑफ द डे, मतलब एक ही चीज होती है एक प्लेयर के दिमाग में कि जीतना है। जीतने के अलावा और कुछ एक प्लेयर के दिमाग में कुछ होता ही नहीं है। सेम वाज द केस विद मी। मैं भी चाह रही थी कि मैं अपने देश का नाम रोशन करूं, मैं भी जीतूं, मैं भी जो रशिया के ओपोनेंट्स हैं मैं उनको हराऊं और मैं दिखाऊं कि इंडिया से भी जो भी प्लेयर आए हैं वो जीत कर ही जाए। तो उस टाइम पे जो मेरी फाइट्स लगी थी, उस टाइम पे एवरीथिंग वाज गुड अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज पढ़ के जो फिर वो जज्बा आता है कि नहीं अल्लाह साथ है, तो वो चीज तो हमेशा वो कभी वो अलग नेक्स्ट लेवल की हैप्पीनेस होती है जब इंसान जीत जाता है। जी जी। अच्छा, सादिया, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो शुरू से अब तक की जो भी जर्नी है, तो उसमें आप सबसे बड़ा अपने लिए सरपरस्त किसको मानते हैं? वालिदैन को, कोच को, या फिर अपने वालिद साहब को? मुझे लगता है मेरे पापा, क्योंकि वो आपको पता है जब भी मैं जाती थी स्टेडियम, वो हमेशा मतलब दरवाजे के पास खड़े होते थे, मुझे देख रहे होते थे कि सादिया क्या कर रही है, अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है। इवन मेरे को मतलब वीडियो उठाते थे वो, जब मैं छोटी खेलती होती थी, वीडियो उठाते थे मेरा और बोलते थे सादिया ऐसे खेलो। ऑल्दो उनको उतनी नॉलेज नहीं थी बट स्टिल मुझे बोलते थे सादिया ऐसे खेलो, ये करो वो करो। मतलब वो चीज है कि मेरे पापा मेरे लिए काफी इंस्पिरेशन रखते हैं मेरे लिए, क्योंकि उनने भी अपने टाइम पे काफी स्ट्रगल किया है। जी। तो वो चीज देखकर, उनका जज्बा देखकर, वो जज्बा सेम मेरे में। सादिया, अभी आप क्या चाहती हैं कि अभी आप जितना खेल चुकी हैं, आपको क्या लगता है कि बस कुछ वक्त के बाद ये स्टॉप हो जाना है, या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी तो पार्टी शुरू हुई है? हाँ, अभी तो पार्टी शुरू ही हुई है। अभी तो ऐसा है नहीं कि मैं छोड़ दूं। अभी 12th के एग्जाम्स मेरे थे, क्योंकि पढ़ाई अगर मैंने छोड़ दी तो फिर मुझे नहीं लगता मैं स्पोर्ट्स कंटिन्यू कर पाऊंगी। पढ़ाई भी रखनी है और साथ ही साथ स्पोर्ट्स भी रखना है, तो दोनों चीज उनको साथ में चलाना इज इम्पोर्टेंट। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए तो काफी दोनों चीजें इम्पोर्टेंट रहती है। अच्छा, आप अपनी प्रैक्टिस तो अभी छोड़ने का ऐसे रखा नहीं है। जी, बहुत ही अच्छी बात है। और आप छोड़िएगा भी मत। हमारी नेक ख्वाहिशात और हमारे जितने नाजरीन व्यूवर्स इस शो को देख रहे हैं, यकीनन सब अगर कोई बाप हैं तो उन तमाम बाप जो वालिद हैं उनमें, आप में उनको अपनी बेटी नज़र आ रही होगी, वालिदैन को अपनी बेटी नज़र आ रही होगी, और जितनी लड़कियां आपके शो को देख रही हैं उनको भी कहीं ना कहीं आपसे एक जज्बा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल की। आप जो अपना पढ़ाई के अलावा प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालती हैं, वो कितना वक्त आपको देना पड़ता है इस प्रैक्टिस के लिए? प्रैक्टिस के लिए लगभग 4 to 5 आवर्स देने ही होते हैं। लाइक इन दी मॉर्निंग अलग से जिम करना, फिर अलग से फिर प्रैक्टिस वुशु की करना। तो मतलब अगर मैंने जिम नहीं किया, मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को बस प्रैक्टिस ही करे जाना है, प्रैक्टिस ही करे जाना है, क्योंकि वुशु में एक ऐसी चीज है, आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए, आपको स्पीड भी चाहिए। तो वो बस प्रैक्टिस से नहीं आएगा, वो आपको पूरा प्रॉपर देखना है कि आप कैसे करोगे, आपकी स्किल्स कैसे इम्प्रूव होंगे। तो मेरे हिसाब से दोनों चीजों को लेके चलना पड़ता है। तो सुबह जिम जाना, लगभग मैं समर्स में तो ऐसे था कि मैं 8 बजे उठती थी एंड 10 बजे तक मैं जिम में होती थी। और उसके बाद क्योंकि मैं स्कूल उतना जाती नहीं थी, मैं पढ़ाई तो मैं खुद ही करती थी, घर में ही सेल्फ स्टडी करती थी मैं। तो उसके बाद जब फिर 12-1 हो जाते थे, मैं अपना डाइट वगैरह खा लेती थी और फिर मैं प्रैक्टिस के लिए जाती थी। प्रैक्टिस के लिए चली जाती थी तो फिर वही लगभग 2 से लेकर 5-6 बजे तक हमारा प्रैक्टिस होता था, जिसमें सारी स्किल्स इम्प्रूवमेंट होती थी हमारी। तो उसके बाद फिर मेरे बाबा मुझे लेने आ जाते थे, तो फिर ऐसे ही रूटीन चलता था। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेस्ट, अगर आपकी बॉडी ने प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया
तो आप रिकवर नहीं कर पाओगे और आप नेक्स्ट डे के लिए जो आपको हासिल करना है आप नहीं कर पाओगे। अच्छा सादिया, आपने नोट किया होगा कि मैं शुरू से आखिर तक आपके बारे में, वालिद साहब के बारे में, फैमिली के बारे में लगातार पूछ रहा हूँ, और उसकी पूछने की जो वजह है वो प्रोग्राम का जब इख्तिताम करूँगा, प्रोग्राम का आखिर करूँगा, तब अपने नाज़रीन को बताऊँगा। अभी मेरा एक सवाल आपसे और है कि 2025 में आपको जम्मू कश्मीर में एक रोल मॉडल के तौर पर ख़ासकर लड़कियों के दरमियान देखा जा रहा है। इस जिम्मेदारी को आप कैसे देखती हैं? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब एक इंसान कहीं हाई लेवल पे पहुंचता है, जब वो मतलब यूथ के लिए मतलब एक इंस्पिरेशन बनता है, तो दिमाग में काफी प्रेशर होता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, सबके साथ अच्छे से बात करनी होती है। मतलब क्योंकि कश्मीर की बात नहीं है, पूरे इंडिया में ड्रग्स का काफी ज्यादा चल रहा है सिलसिला, और कश्मीर में भी अब काफी ज्यादा ड्रग इश्यूज हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर वो लोग स्पोर्ट्स में इंडल्ज हो जाएंगे, जहाँ भी मेरे को बुलाया जाता है, मैं बस एक ही चीज बोलती हूँ, एक तो पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए, बिल्कुल। दूसरी बात, पेरेंट्स बिल्कुल अपने बच्चे को फोर्स नहीं करने चाहिए किसी चीज के लिए। कि अगर अब जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरे को स्पोर्ट्स में जाने का काफी शौक था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे कभी ये नहीं बोला कि नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, कुछ नहीं और करना है, डॉक्टर नहीं बनी तो कुछ नहीं है, तुम्हारी लाइफ फेल है। तो मतलब वो कभी स्ट्रेस बच्चे को देना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, क्या पता उस चीज की वजह से भी एक इंसान ड्रग्स करता है या डिफरेंट चीजें करता है, तो मेरे गलत रास्तों पे चला जाता है। अगर एक इंसान, हाँ बिल्कुल गलत रास्तों पे चला जाता है जी। तो मेरे हिसाब से अगर वो स्पोर्ट्स में आएंगे, नॉट ओनली जस्ट मार्शल आर्ट्स, देयर आर डिफरेंट गेम्स, बैडमिंटन है, तो लड़कियां नहीं चाहती है वो मार्शल आर्ट्स में आए, देयर आर अदर गेम्स जैसे बैडमिंटन है, सॉफ्ट टेनिस है, तो वो लोग वो चीजें खेल सकते हैं जिसमें उनके पेरेंट्स भी खुश हो, जिनमें उनको लगे ना, क्योंकि कुछ पेरेंट्स का होता है कि इंजरी होती है या नहीं खेलना चाहिए, तो देयर आर डिफरेंट गेम्स, तो वो भी वो लोग कर सकते हैं ज्वाइन। तो मतलब अच्छा सादिया, आपसे मैं एक आखिर में पैगाम चाहूँगा। वो पैगाम मेरे लिए नहीं है, बल्कि आप उन लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो चाहती तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं अलग अलग वजहों से रुकावटें उनके सामने हैं। मुख्तसर जवाब, छोटा जवाब चाहूँगा कि वो कैसे उससे अपने आप को बाहर निकालें और आगे कैसे बढ़ें। एक ही चीज़, ट्रस्ट योर सेल्फ, क्योंकि अगर आपने अपने ऊपर भरोसा नहीं किया तो फिर आई डोंट थिंक कि आप आगे फ्यूचर में मतलब बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे। जिस दिन आपने भरोसा अपने ऊपर करना बंद किया, उस दिन यू विल बी लॉस्ट। अपने ऊपर भरोसा रखो, कहीं भी कुछ भी जाना है, हाई होप्स रखो, हमेशा हाई होप्स रखो। कभी ऐसे नहीं समझना कि वो चीज नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हमारा दिमाग जो है हमें कंट्रोल करता है। अगर हमने अपने दिमाग को पहले ही बिठा कर रख दिया कि नहीं होगा, इतना ही है, फिर ऑब्वियसली बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करेगी। हाई होप्स हमेशा रखने चाहिए, हाई स्टैंडर्ड्स रखने चाहिए और हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। जी, बहुत अच्छा सादिया। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि मैं इंटरव्यू के दरमियान आपके वालिदैन, आपके वालिद के बारे में मुसलसल सवाल कर रहा हूँ और बार बार वो जिक्र आता है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि आपके बचपन से लेके अब तक की जर्नी में जो एक सरपरस्त के तौर पर, एक गाइड के तौर पर, एक दोस्त के तौर पर, एक रहबर के तौर पर, एक मददगार के तौर पर जो एक साया आपके सर पे बरगद की तरह हमेशा रहा और अल्लाह करे कि ज़िंदगी आपके साथ रहे, आपके वालिद साहब, उनका डेडिकेशन और उनकी मेहनत। जाहिर सी बात है बच्चे ना समझ होते हैं, रास्ता तो उनको वालिदैन ही दिखाते हैं, लेकिन आपके वालिद साहब ने आपके साथ जो मेहनत की है और उनके दिल में जो एक बात है जो शायद अभी भी नहीं कही होगी, वो कहाँ देखना चाहते हैं आपको, उसके लिए वो मेहनत भी कर रहे हैं। मैं अपने नाज़रीन को भी ये कहना चाहूँगा जो हमारे शो को देख रहे हैं कि बेटियों को इस तरह से पालो कि जन्नत में आपका मुकाम बन पाए, दीन भी दिया जाए, दुनिया भी दी जाए। और जाहिर सी बात है कि आपके वालिद साहब ने वो तमाम तर कोशिशें की हैं, कर रहे हैं कि जिससे एक बेटी को न सिर्फ ससुराल तक पहुंचाना होता है बल्कि अच्छा बना के, बल्कि वतन के लिए भी
कुछ कर गुज़रने की जो कोशिश है, उनके दिल के अंदर जो जुनून है उनके दिल के अंदर, वो भी बरकरार है, कोशिश कर रहे हैं। ऐसे वालिद साहब को, ऐसे शख्स को मुनसिफ टीवी की तरफ से हमारा सलाम है। और सादिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो में दिया। ये वक्त तो बहुत मुख्तसर है, आपका सफ़र तवील है, आपकी स्ट्रगल बहुत बड़ी है, आपके आगे बहुत सारे आपको मेहनत करनी है, कामयाबी हासिल करनी है। लेकिन फ़िलहाल के लिए सादिया, आप हमारे शो में जुड़ी, हमारे नाज़रीन को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताईं और आप हमारे शो का हिस्सा बनी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। थैंक यू। तो नाज़रीन, ये थी सादिया, कश्मीर से एक छोटी सी बच्ची जो जम्मू कश्मीर के एक आम घर से उठती है और न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल सतह तक पहुंचकर न सिर्फ अपने ख़त्ते जम्मू कश्मीर का बल्कि मुल्क का नाम भी रोशन करती है। हमारी आपकी बेटियां भी यहाँ तक पहुँच सकती हैं, बस ज़रूरत है एक जज्बे की, जुनून की। ज़रूरी नहीं जेब में पैसे हैं, ज़रूरी नहीं कि हालात साजगार हैं, बस एक नीयत चाहिए और फिर गैब से मदद ज़रूर हासिल होगी। फ़िलहाल अपने होस्ट, अपने दोस्त रियाज़ मलिक को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।